हैदरपुरा एनकाउंटर में तहकीकाती अमल मुकम्मल न होने पर सियासी जमातों ने गवर्नर इंतजामिया पर उठाए सवाल। गवर्नर इंतजामिया की क्रेडिबिलिटी को हैदरपुरा वाकये से किया मंसूब। कहा, साबिका तहकीकाती रिपोर्टों की तरह हैदरपुरा तहकीकात को भी जमीन और आसमान न खाए। पांच अगस्त साल 2019 जम्मू कश्मीर के लिए काला दिन था। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर की आवाम की शनाख्त छीनी गई। रियासत को तकसीम करके आवाम को डाउनग्रेड किया गया। 370 को 70 साल तक पुल कहने वाले धोखा दे गए। पुंछ में अपनी पार्टी सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का बयान। और पुलवामा में दौरान शब एनकाउंटर में फौज ने हिजब मिलिटेंट को जाम बहक करने का किया दावा। फौज ने की मिलिटेंटों को बंदूक छोड़कर मुल्क का शहरी बनने की अपील। व्हाइट कॉलर मिलिटेंसी को बताया सबसे बड़ा चैलेंज। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त में आपका मेजबान मीर हिलाल हांचुरी आपकी खिदमत में हाजिर। और स्पेशल रिपोर्ट में मुख्तलिफ खबरें आया चाहती हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर की सूरत हाल के हवाले से हम आप तक मालूमात जरूर पहुंचाएंगे। श्रीनगर के अंदर ट्रैफिक जाम क्यों हो रहा है, और सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने बड़ी मुद्दत के बाद कहा है कि 5 अगस्त साल 2019 की जो तारीख थी वो जम्मू कश्मीर के लिए काला दिन था। मुफस्सल तफासिल के साथ, मुफस्सल जो मालूमात के साथ हम आप तक सभी रिपोर्ट्स पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चले कि हैदरपुरा के अंदर एनकाउंटर हुआ था लगभग 15 या 16 नवंबर को, और उसके बाद वहां पर 4 लाशें बरामद की गई है। पुलिस ने 2 को मिलिटेंट बताया था, 1 को मिलिटेंट का सपोर्टर यानी OGW बताया था, और जो माल की इमारत था उसे कहा गया था कि क्रॉस फायरिंग के दौरान जाम बैक हुआ। उसके बाद 2 लोगों की लाशें लवाहिकीन को दी गई थी, जिससे पुलिस ने कहा था कि ये OGW है यानी डॉक्टर मुदस्सिर। उसके साथ साथ जो अल्ताफ, जिसका नाम बताया जा रहा है मोहम्मद अल्ताफ, वो माल की इमारत था, उसकी लाश भी 2 दिन बाद बड़ी तहकीकात के बाद या बड़ी एहतजाज के बाद वापस दी गई थी। लेकिन उसके बाद गवर्नर इंतजामिया ने यह ऐलान किया था कि इस मामले की मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी, तहकीकात होगी, और जल्द से जल्द ये तहकीकाती रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आएगी। और गवर्नर इंतजामिया ने उस वक्त ये भी कहा था कि इस मामले की संजीदगी के साथ तहकीकात करने के बाद जो मुलवसीन होंगे उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होगी। लेकिन लगभग 26 से 27 दिन अब इस अमल को होने को हैं, यानी जब से यह एनकाउंटर हुआ और उसके साथ साथ जब से इसकी तहकीकात अमल शुरू करने की बात कही गई थी, उसके बाद अभी तक खामोशी नजर आ रही है। हालांकि जब लवाहिकीन के साथ बात करते हैं तो उनका मानना है कि उन्हें इस हवाले से तहकीकात के लिए तलब किया गया है, और उन्होंने अपनी जो पोजीशन वहां पे वाज़ह करनी थी वो उन्होंने अपना स्टेटमेंट वहां पर दर्ज कराया है। लेकिन अभी तक तहकीकाती रिपोर्ट मंजर आम नहीं आई है, और जब तहकीकाती रिपोर्ट मंजर आम नहीं आई है तो कश्मीर की या जम्मू कश्मीर की जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके हवाले से यह खबर आ रही है कि उन्होंने अब गवर्नर इंतजामिया से एक बार फिर कहा है कि इस एनक्वायरी को या इस एनक्वायरी अमल को वो एनक्वायरी ना बनाया जाए जो इससे पहले हुआ करती थी, क्योंकि उनका कहना था कि इससे पहले भी ऐसे कई सारे मामलात की एनक्वायरी हुई है लेकिन तहकीकात कभी मुकम्मल ना हुई है और ना ही रिपोर्ट ना आई है, और इसी वजह से लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है। तो इस बार नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। हकीम मोहम्मद यासीन को आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हकीम मोहम्मद यासीन ने पहले ही कहा कि आज तक जितनी भी एनक्वायरियां बुलाई गई थी किसी का भी रिपोर्ट नहीं आया है। इस बार हमने उम्मीद की थी कि शायद मौजूदा गवर्नर इंसाफ से काम लेंगे, ताहम लगता है कि जिस ढंग से इस पर काम हो रहा है उसके अच्छे नताइज नजर नहीं आ रहे हैं। अभी एक बार फिर हुकूमती वक्त से अपील करते हैं कि मुतासरीन को इंसाफ फराहम किया जाए, क्योंकि हमने इससे लिए, क्योंकि इसमें जब उनका मानना है हकीम मोहम्मद यासीन का कि इसमें जब उन्हें अभी ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे हैं कि रिपोर्ट पेश की जाएगी, यही वजह है कि उन्होंने जुडिशल तहकीकात का मुतालबा किया था। जितने भी बने कमीशन इंक्वायरीज के बारे में इस सिलसिले में ऐसे भी बहुत सारे मामला हुए, पहला मामला नहीं है। उनका भी यही हुआ, किसी का आज तक लोगों के सामने नहीं लाया गया। एलजी साहब से एक दरखास्त करते हैं, गुजारिश करते हैं
कि अवामी इत्मीनान के लिए, अवाम के शुकूक दूर करने के लिए आपने जो वादा किया है लोगों के साथ, हमें पूरी उम्मीद है कि अगर उससे तो वक्त गुजर ही गया तो भी कोशिश आप जारी रखकर। चलिए नाज़रीन, आप हकीम मोहम्मद यासीन जो कि पीडीएफ के चेयरमैन है, साबिका वजीर भी हैं, उनकी जानब से आपने स्टेटमेंट सुना है और उन्होंने कहा कि इसकी अब तहकीकात मुकम्मल हो जानी चाहिए, इंसाफ जो है वो मिलना चाहिए। और खुर्शीद आलम जो कि जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, साबिका एमएलसी भी हैं, और उन्होंने कहा कि एलजी साहब ने बताया था कि मुकर्रर वक्त के अंदर अंदर हकाइक को सामने लाया जाएगा, ताहम 1 माह होने को है लेकिन रिपोर्ट का नामो निशान नहीं है, इसलिए खदशात पैदा हो रहे हैं। एलजी साहब से एक बार फिर अपील करते हैं कि वो अपने वादे का लिहाज करके सच्चाई को सामने लाए। खुर्शीद आलम मजीद क्या कहते हैं, आए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मुझे यकीन हुआ था उस वक्त पूरी कौम को, पूरे रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को ही नहीं, पूरे मुल्क के लोगों को, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को एक आश्वासन दिया गया एलजी गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की तरफ से कि फेयर ट्रायल, फेयर इन्वेस्टिगेशन विल बी डन। और टाइम बाउंड हमने उस वक्त भी मांगा था एंड वी वर एश्योर्ड बाय द एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कि टाइम बाउंड इसमें इंक्वायरी होगी और जो लोग इसमें मुलव्वस पाए जाए तो वाकयात को सामने लाया जाएगा। अनफॉर्चुनेट पार्ट इज दैट कि अभी तकरीबन एक महीना होने को आया है, अभी तक इस मामले की तफसीलात, इस मामले की सच्चाई को सामने नहीं लाया गया है, विच इज़ वरीसम। ये परेशान हालात है। थ्रू योर मीडियम आई अपील टू गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ द यूटी एलजी सिन्हा साहब कि वो अपनी कमिटमेंट का पास करें, अपनी जो उन्होंने वादा किया है उसका लिहाज करें और लोगों के सामने जल्द अज जल्द सच्चाई को सामने लाए। वाकयात की हकीकी बुनियादों पे जो प्रूव हुआ है और जिसकी जो आइडेंटिफाई हुए हैं, जो भी बात। चल, रफी अहमद मीर का जो रिएक्शन है वो भी हैदरपुरा एनकाउंटर के हवाले से आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि रफी अहमद मीर अपनी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने भी कहा कि उन्होंने पहले ही शिद्दत से इस मामले को उठाया था और कहा था कि इसकी जुडिशल तहकीकात होनी चाहिए। और इस हवाले से जो अब मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी बुलाई गई है, ताहम उनका यही मानना है कि इस हवाले से रिपोर्ट जल्दी आनी चाहिए। अब सरकार की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है वो दाव पर है, ये रफी अहमद मीर का मानना है। और उनका कहना है कि जब उन्होंने तहकीकात का हुक्म दिया तो वक्त पर रिपोर्ट आनी चाहिए थी। अगर सिस्टम में इंसाफ नहीं होता है तो फिर आवाम का भी सिस्टम से भरोसा ही उठेगा। ये रफी अहमद मीर ने, अपनी पार्टी से इनका ताल्लुक है और उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा, तो अपनी क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है कि जब उन्होंने ऑर्डर किया तो टाइम पे ही रिपोर्ट आनी चाहिए थी। और इसके अलावा एक सिस्टम में बार बार अगर आप इंक्वायरी ऑर्डर करके फिर उसको पाई तकमील तक नहीं पहुंचाते हैं तो लोगों का भी सिस्टम से भरोसा उठ जाता है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से एक बार फिर गुजारिश करूंगा सरकार से कि जो भी फैक्ट्स हैं आवाम की नज़र के सामने लाए, लोगों के सामने लाए, और जो भी इसमें मुलविस है अगर इसमें कोई एक्शन। नाज़रीन, हैदरपुरा एनकाउंटर की जो असल हकाइक है, जो सच्चाई है, वो सामने लाने के लिए अब गवर्नर इंतजामिया पर सियासी यानी पॉलिटिकल जमातें बहुत दबाव क्रिएट कर रही हैं। और इस वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर यूथ लीडर सलमान सागर की जानिब से भी इस तरह की डिमांड की गई है। उन्होंने कहा कि यह बदकिस्मती की बात है कि इस मामले पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके बावजूद कि एलजी साहब ने यकीन दिलाया था कि मैजिस्ट्रेट तहकीकात के जरिए हकाइक को मंजर आम लाया जाएगा। हमें अभी भी उम्मीद है कि मामले की निस्बत फौरी तहकीकात करके मुतासरीन को इंसाफ फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी इस तरह की तहकीकात हुए हैं यहाँ कश्मीर के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर, ताहम उसके नताइज सही तरीके से नहीं आई है। अब इस बार क्रेडिबिलिटी लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की है कि क्या वो इस मामले को लेकर संजीदगी से काम लेंगे और क्या वक्त मुकर्रर पर जो रिपोर्ट आनी चाहिए थी नहीं आई है। 1 माह होने को है लेकिन अभी तक भी इसका रिपोर्ट जो है नहीं आ रहा है। तो इस तरह से उनकी भी यही मांग है लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से कि इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। और जो लोगों के अंदर अब ख्याल पैदा हुआ है, तासुर पैदा हुआ है कि इस एनकाउंटर के दौरान कुछ लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है, तो उस नाइंसाफी को दूर किया जाए। लोगों को मिलना चाहिए और ये जो इंक्वायरी है, ये जो पेंडिंग इंक्वायरी है इस हैदरपुरा इंसिडेंट की, ये पूरी होनी चाहिए। ऐसे तो एक्सपीरियंस अगर देखा जाए बड़ा बुरा रहा है, जब भी आज तक चाहे वो जिस भी सरकार ने मैजिस्ट्रेट प्रोब से SITs बिठाए हैं
तब कुछ खासा निकला नहीं वहां से। लेकिन इस बार उम्मीद थी कि हाइप को लेके भी और जो कमिटमेंट एलजी साहब ने स्टेट वे किया कि मैं 15 दिन के अंदर करवाऊं टाइम फ्रेम, तो उससे लगता था कि हो जाएगा। मैं अभी भी पूरी उम्मीद हूं कि एलजी साहब इस चीज को और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से देखेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ के लोग। चलिए नाज़रीन, हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की सियासत की, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ वक्त से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज जो अवामी आउटरीच है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जहां पीडीपी ने पहले ही कुछ इलाकों में जाकर वहां पर कन्वेंशंस किए, उसके साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला भी हम देख रहे हैं कि साउथ कश्मीर से लेकर नॉर्थ कश्मीर तक अब हलचल मचाए हुए हैं। लेकिन अपनी पार्टी भी किससे पीछे नहीं है। अपनी पार्टी की जानब से आज पुंछ के अंदर पहले रैली की गई है और उसके बाद एक अवामी जलसा हुआ है, और इस जलसे से तकरीर करते हुए सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि 5 अगस्त साल 2019 जम्मू कश्मीर के लिए काला दिन था। बड़ी बात, आज पहली बार सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानब से इस तरह का जो है तलक बयान जो है देखने को मिला। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर के लिए काला दिन था। उस दिन पर हम पर पहाड़ टूट पड़ा था। उसी दिन हमारी शनाख्त, हमारी पहचान मरकजी सरकार ने छीन ली थी। 70 साल से कहा जा रहा था कि यह ऐसा पुल है कि जिससे कोई तोड़ नहीं सकता है, लेकिन अफसोस जिन लोगों ने हमें यह धोखा दिया है वो लोग उस वक्त कहीं नजर नहीं आए जब पार्लियामेंट में बजुम्शे कलम दाखिला वजीर ने सिर्फ 370 न सिर्फ खत्म किया बल्कि रियासत को भी डाउनग्रेड किया। तारीख है कि कभी किसी भी स्टेट को यूटी नहीं बनाया गया, लेकिन यहां रियासत को यूटी बनाया गया और रियासत को तकसीम किया गया है। 5 अगस्त 2019 हमारी रियासत हम लोगों के लिए काला दिन था। हम पे पहाड़ टूट पड़ा। जिस दिन हमारी शिनाख्त जो स्टेटहुड थी, हमारी स्पेशल स्टेटस दफा 370 और 35A को भारत की सरकार ने छीन लिया। पिछले 70 साल में हमें यह कहा गया था ये वो पुल है जिसे कभी भी कोई नहीं तोड़ सकेगा। अफसोस जिन लोगों ने हमें ये धोखा दिया 70 साल, वो उस वक्त कहीं नजर नहीं आए जब बजुम्शे कलम पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर साहब उठे और उन्होंने कहा हम न सिर्फ 370 और 35A खत्म करते हैं बल्कि जो ये रियासत है इसको भी डाउनग्रेड करते हैं। हिस्ट्री में कहीं नहीं सुना है कि किसी रियासत को यूटी के दर्जे पे लाया गया। जिस तरह सब लोगों को एहसास होता है, मुझे भी यह एहसास था कि ठीक है दिल्ली की सरकार ने ये किया, लेकिन जो हमारे लीडर हैं जो 70 साल से कभी चीफ मिनिस्टर रहे, कभी नाज़रीन इंतजामी मामलात का जिक्र करते हैं, क्योंकि कहा गया था कि बहुत कुछ तब्दीली आएगी, लेकिन जमीनी स्तर पर जब हम देखते हैं तो शहर श्रीनगर के अंदर ट्रैफिक जाम के मनाजिर हर जगह पर देखने को मिलते हैं। और ऐसी शिकायत जब पिछले कई दिनों से लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मौसूल होने लगी हैं और महसूस भी होने लगी हैं, तब जाकर आज डिप्टी कमिश्नर साहब जो श्रीनगर के अंदर डिप्टी कमिश्नर है एजाज असद, वो खुद निकले थे और उन्होंने शहर के अंदर देखा कि जो ट्रैफिक जाम के मनाजिर है इसको कैसे काबू किया जाए। इस हवाले से उन्होंने ट्रैफिक जाम की वजूहात जानने की कोशिश की और सुधार लाने के लिए मौके पर ही हिदायत जारी किए। लेकिन जब उन्होंने मीडिया के साथ बात की तो मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि पब्लिक को ही सिविक सेंस डेवलप करने की जरूरत है, यानी जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं उन्हें सिविक सेंस डेवलप करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि सड़कें कुशादा हैं, सड़कें तंग नहीं है शहर की, जो कई बरस पहले, कई दहाइयां पहले कश्मीर के अंदर या श्रीनगर के अंदर बनाई गई है, बल्कि तरीके से अगर गाड़ी चलाई जाए, सिविक सेंस का इस्तेमाल करते हुए अगर गाड़ी चलाई जाए तो शहर के अंदर ट्रैफिक जाम नहीं होगा। लेकिन पहले हम आप तक डिप्टी कमिश्नर साहब क्या कहते हैं वो पहुंचाते हैं और उसके बाद पब्लिक का रिएक्शन इस पर क्या है। क्या यह सिविक सेंस सिर्फ आम लोगों को ही डेवलप करने की जरूरत है या शहर के अंदर ट्रैफिक को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, इंतजाम को ठीक करने के लिए अगर
डिपार्टमेंट्स भी हैं, अगर उनकी एनफोर्समेंट विंग्स भी हैं, क्या वो इसमें अपनी मुदाखलत नहीं कर सकते हैं? क्या वो डेली बेसिस पर इस हवाले से काम नहीं कर सकते हैं? ये एक सवाल है जो डिप्टी कमिश्नर साहब से पूछा जा सकता है। फिलहाल डिप्टी कमिश्नर साहब क्या कहते हैं, आइए आपकी नजर करते हैं। पिछले कुछ दिनों से ये ऑब्जर्व किया जा रहा है और हमें ऐसी शिकायत भी मौसूल हो रही हैं अवाम की तरफ से कि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम लग रहा है। इस इशू को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने एक ड्राइव शुरू की है जिसमें ये इंश्योर किया जाएगा कि गाड़ियां वहीं जो डेजिग्नेटेड बस स्टॉप्स हैं उसकी लिस्ट एसपी ट्रैफिक यहाँ मौजूद है। जो डेजिग्नेटेड बस स्टॉप्स हैं सिर्फ वहीं गाड़ियां रुक के सवारी भरेंगी। दूसरी चीज़, वेंडर्स जो हैं, अगर बटमालू में आप देखेंगे कई बार ऐसा देखा जाता है 3-3 रोज वेंडर्स ने लगाई हुई हैं। उन वेंडर्स के लिए डेजिग्नेटेड प्लेस है। जो शॉपकीपर्स हैं उनके लिए अगर आप देखें जहांगीर चौक के आसपास जो दुकान जो स्कूल 2 मिनट पैदल चलने में कोई हर्ज नहीं है। मुझे लगता है कि हमें खुद पैदल चलने का सेंस भी होना चाहिए और तभी हम पूरा ट्रैफिक यकीनी स्मूथ फ्लो इंश्योर कर पाएंगे, एम्बुलेंसेस की मूवमेंट को यकीनी बना पाएंगे जब हम सभी मिलकर ये जिम्मेदारी समझेंगे अपनी कि हमें पार्किंग। डिप्टी कमिश्नर यही कहते हैं कि सिविक सेंस डेवलप करने की जरूरत है, हर किसी को इसमें ताउन करने की जरूरत है और ये हक भी है कि हर किसी फर्द की ये जिम्मेदारी है। लेकिन अगर हर किसी सोसाइटी में हम देखते हैं, चाहे वेस्टर्न कल्चर में हो या यहाँ हिंदुस्तान के अंदर हो या जहां पर भी हम बात करेंगे, हर जगह पर देखा गया है कि इस तरह की वायलेशंस देखने को मिलती है पब्लिक की जानिब से और इस तरह की वायलेशंस को रोकने के लिए एनफोर्समेंट विंग्स तैयार की गई हैं। चाहे श्रीनगर के अंदर ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट हो या श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो, उनकी क्या यह जिम्मेदारी नहीं है कि वो यहां पर ये चीजें मिनोअन अमलाने के लिए अपनी खिदमत जो है रेगुलर बेसिस पे दस्तयाब रखें? ये क्या जरूरी है कि ओकेजनल बेसिस पे डिप्टी कमिश्नर साहब श्रीनगर का विजिट करें, ओकेजनल बेसिस पर ट्रैफिक पुलिस का एहलकार कहीं पर खड़ा हो जाए? रूटीन बेस पे ये काम क्या नहीं हो सकता है? क्या ओकेजनल बेस पे ही शहरी श्रीनगर को चलाया जा सकता है? 2 दिन ड्राइव क्या चलाई और उसके बाद हम देखेंगे कि शहर के अंदर कहीं पर ट्रैफिक जाम नहीं होगा। हम देखेंगे कि शहर के अंदर ट्रैफिक स्मूथ चलेगा जब पुलिस वाले भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, जब ट्रैफिक वाले भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। लेकिन जब 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते के बाद ये डिपार्टमेंट्स अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं तो उसके बाद सारा मलबा अवाम पर छोड़ा जाता है। और यही वजह है कि अवाम ये कहती है कि उन्हें तो सिविक सेंस का इस्तेमाल कर लेना चाहिए और हर सूरत में कर लेना चाहिए, डिपार्टमेंट्स को ताउन दे देना चाहिए। लेकिन उसका मतलब कतई तौर ये नहीं है कि डिपार्टमेंट सिर्फ 2 दिन अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। वो राउंड द क्लॉक, वो पूरे 7 दिन के लिए, वो पूरे महीने के लिए उन्हें ये ड्यूटी दी गई है और उन्हें अब अपनी ड्यूटियां निभानी भी होगी, बल्कि रस्म अदा नहीं करनी होगी। पब्लिक क्या कहती है, आइए देखते हैं। लोगों को तो सही बात है कि लोगों के पास एक सेंस होनी चाहिए, सिविक सेंस, दैट्स क्वाइट ओके, बट देन कि जो ट्रैफिक का जो रवा दवा होना किसी जगह पे, आप देख सकते हैं कि 2 मिनट के लिए कोई शॉपिंग के लिए उतरा, गाड़ी साइड में कर दी, ठीक है, 2 मिनट लगे, इसने शॉपिंग की और निकल लिया, ये सिविक सेंस ही है जिसमें वो बंदा 2 मिनट के लिए ठीक है जल्दी जल्दी गया, दुकान से चीज़ ली, जल्दी जल्दी निकल भी लिया। लेकिन सवाल है कि क्या आपके पास टीम नहीं अवेलेबल जो इस चीज़ का ध्यान रखे कि ट्रैफिक फ्लो को स्मूथ कैसे बनाया जाए? इतने सारे डिपार्टमेंट्स आपके पास है, या तो आप उनसे काम लेना नहीं चाहते हो, लेकिन हाँ, जब आपने देखा कि कहीं पे मैस हो गया तो एकदम फौरी तौर पर 150 लोग आते हैं, डंडे बरसाते हैं गाड़ियों पे। ये कौन सी सेंस है? पहले आप अपनी डिपार्टमेंट्स को बताइए कि कैसे काम करना है, कैसे हर जगह पे टाइम पे पहुंचना है, कैसे विजिल करना है, कैसे फ्लो ऑफ ट्रैफिक जो है वो स्मूथ बनाना है। ये डिपार्टमेंट्स का काम है, लोगों को भी समझ आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ऑलरेडी इसके लिए 3 महकमे यहाँ पे तैनात है। वो महकमे आज तक क्या कर रहे हैं? क्या आप अपने महकमों से पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं? आप देखिए, आए रोज़ यहाँ पे लाल चौक श्रीनगर की बात करें, यहाँ पे सारा का सारा ट्रैफिक जैम होने की वजह यह है कि यहाँ पे पार्किंग का
कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं है। अगर बंदोबस्त किया भी जाता है यहाँ पे, जहाँ पे आप पार्किंग करते हैं वहाँ पे ऐसी रेट्स मुकर्रर की जाती है कि जो इंसान अपनी गाड़ी को उसमें पार्क करे वो बेहतर समझता है कि जितनी रकम मुझे वहाँ पे देनी पड़ेगी मैं सड़क पे ही पार्किंग के लिए गाड़ी रखूँ। सारे दुकानदारों को आप देख लीजिए, उनकी सारी गाड़ियां पहले यहाँ पे बाहर खड़ी है, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक जैम होता है। अगर वाकई आप चाहते हैं कि अमली तौर पे इस पे काम किया जाए, जितने भी आपके महकमे इससे मुंसलिक है, ज़मीनी तौर पे आप अगर उनको यहाँ पे उतार देंगे काम करने। चलो, एक जेन्युइन कंसर्न पब्लिक का भी है कि पार्किंग की रेट इतनी ज्यादा रखी गई है कि जैसे बिजली की बिल अदा करनी है, क्योंकि आपने 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए गाड़ी पार्क करनी है तो आपसे बहुत रकम जो है वो वसूल किया जाता है। और जब रोजाना ये रकम वसूल किया जाएगा, जब कमाई 150 की थी फिर 50 रुपए आप कहीं पर पार्किंग फीस देंगे तो फिर आप कैसे चलेंगे, आप गाड़ी में तेल कैसे डालेंगे, कैसे एक सेल्समैन जिसकी गाड़ी हो, जिसका कोई मोटरसाइकिल हो, वो कहां इस पार्किंग स्लॉट में अपनी गाड़ी को पार्क करेगा। एक अहम सवाल है जिस पर एडमिनिस्ट्रेशन को सोचने की जरूरत है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पब्लिक को भी इसमें जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है, लेकिन डिपार्टमेंट्स को भी अपने दिन पूरी तरह से गिनने होंगे। उनका मतलब ये नहीं कि वो आज अपनी रिवायत को जारी रखते हुए महीने में एक बार विजिट करें, क्योंकि लाल चौक के अंदर आज श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो टीम है वो देखने को मिली है और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर जितने भी रोड्स हैं या और उसके साथ साथ जो फुटपाथ्स हैं वहां पर जो गैर कानूनी कब्जा किया गया था उससे आप देख सकते हैं विजुअल्स में कैसे हटाया जा रहा है। और एक रूटीन बेस पे क्या ये अमल नहीं चलता है? जब आप पब्लिक का सुनेंगे तो आपको ये भी ज़हन नशीन हो जाएगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो आज कार्रवाई हो रही है, इन्हीं से पैसा भी वसूला जाता है और उन्हीं के पैसे पर उन्हें फिर यहाँ इजाजत भी दी जाती है और उनसे कहा भी जाता है कि हम महीने में एक बार वो यहाँ पर आ जाएंगे, थोड़ा सा कार्रवाई करेंगे दिखाने के लिए, लेकिन उसके बाद जो है फिर 29 दिन आपका काम चलता रहेगा। लेकिन कब तक यह सिलसिला यहां पर जारी रहेगा? इस वजह से हम भी ये देखते हैं कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो ये विंग है, जिसे इसी चीज के लिए बनाया गया है, एक टीम बनाई गई है, एनफोर्समेंट विंग बनाई गई है, ये कब तक ये कार्रवाई शहर के अंदर जारी रखेगी? क्या ये डेली बेसिस पे होगा, क्या ये अल्टरनेट बेसिस पे होगा, या एक रस्म के तौर निभाते हुए महीने में एक बार बाजार का ये मुआयना करेंगे? नाज़रीन, बात करते हैं एनकाउंटर की, क्योंकि पुलवामा के अंदर दौरान शब एनकाउंटर हुआ है और इस एनकाउंटर में पुलिस ने एक मिलिटेंट को जाम बहक करने का दावा किया है और इस एनकाउंटर के दौरान यह भी कहा गया है कि जो मिलिटेंट मारा जा चुका है उसकी जो शिनाख्त है वो फिरोज अहमद डार के बतौर हुई है और ये एनकाउंटर जो है वो उजरम पथरी पुलवामा के अंदर हुआ है और इसमें जो मिलिटेंट मारा जा चुका है उसके बारे में यही बताया जा रहा है कि वो साल 2017 से एक्टिव था और आज उन्हें एक एनकाउंटर के दौरान जाम बहक किया गया है और उनके कब्जे से असला भी यानी हथियार भी बरामद किया गया है, ये पुलिस ने दावा किया है। जो हमारे यहाँ पे जो मिलिटेंट है या टेररिस्ट है, मैं तो यही चाहूंगा कि अपना घर वापस आओ और देश के एक अच्छे नागरिक बनो। व्हाइट कॉलर टेररिस्ट तो एक फैक्ट्री है, ठीक है, एक टेररिस्ट मरता है दूसरा वो पैदा कर देता है और टेररिस्ट को तो मारना कितना 2 महीने 3 महीने के 4 महीने में एक बेचारा यूथ जो हथियार उठाता है वो मारा जाता है। मगर ये जो व्हाइट कॉलर टेररिस्ट है बैठ करके नाज़रीन, ये डीपी पांडे थे और उनका मानना था कि जो व्हाइट कॉलर मिलिटेंसी है वो एक चैलेंज है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी मिलिटेंट सफों में मिलिटेंट गए हैं, जम्मू कश्मीर के नौजवान गए हैं और उनसे उन्होंने अपील की है कि वो बंदूक छोड़कर कौमी इदारे में सिस्टम में आ जाए और मुल्क के एक अच्छे शहरी बने और साथ ही साथ उन्होंने उनसे भी ये अपील की है कि वो व्हाइट कॉलर मिलिटेंसी से बचें। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हाजिर को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।